नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीसी किरनी पर। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तर। ये है आपका टेस्ट नंबर 2 और ये पहली बार इस चैनल पे साइंस के जो प्रश्न है, सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न है, पहली बार शानदार और बेजोड़ तरीके से पिक्चर के साथ मैंने लाया है। अब पिक्चर के साथ लाया है आपको इस प्रश्नोत्तर में मैं आपको दिखाऊंगा प्रश्न, जहां पे आपको पिक्चर दिखाने होंगे वहां पिक्चर दिखाऊंगा और पिक्चर के थ्रू समझाते चला जाऊंगा। आपका काम ये है कि मैं एक प्रश्न दिखाऊंगा, ऑप्शन होंगे 4, कमेंट बॉक्स में उत्तर फटाफट करते रहिएगा। साथ ही साथ ये जो प्रश्न है बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में है और ऑप्शंस भी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात कि जहाँ पे मुझे डिस्कस करना होगा किसी क्वेश्चन को लेके या ऑप्शंस को लेके, वो मैं पूरा फुल डिस्कस करूंगा, तो उससे आपका जो सामान्य विज्ञान है वो बहुत ही धारदार और मजबूत होते जाएगा, बहुत ही बेजोड़ हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा ये, जीवाश्म ईंधन को जलाने से मुक्त होती है, खाली स्थान मुक्त होती है, क्या मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस, ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रोजन गैस या हाइड्रो गैस? बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ। उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए। चलिए फटाफट उत्तर दीजिए। पहला का जिनका उत्तर आया बी, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए ग्रीन हाउस गैसेस होते क्या हैं, इसमें कौन कौन सी गैस आती हैं? सबसे वीवीआई गैस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और आपका फिर CH4 मीथेन, O3 ओजोन, उसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर भी आते हैं और भी बहुत सारी गैसेस ग्रीन हाउस गैस में आती हैं। क्या होगा जब पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस होगा ही नहीं? पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग -18 डिग्री 18 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा और हम सभी जम जाएंगे। अब देखिए ग्रीन हाउस गैसें नेचुरली हैं, हमारे यहाँ जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, अब एक और कारण है कि लगातार गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापन। आपने देखा होगा पिछले सालों की तुलना में इस साल लगभग 2 डिग्री सेल्सियस, 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस गर्मी में बढ़ोतरी हुई है। अब इसके कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या मुक्त होती है? ग्रीन हाउस गैस। अब देखिए जैसे CO2 इसके लिए उत्तरदायी कारक है। अब CO2 ये PSC में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको हल्के मत लीजिएगा, बहुत सीरियसली पढ़िएगा, बहुत ध्यानपूर्वक। PSC पब्लिक सर्विस कमीशन में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं, तो ठीक से समझिएगा। देखिए ग्रीन हाउस गैस हमारे पृथ्वी पर एक रक्षा कवच की तरह है, यानी हमें ये नॉर्मल टेम्परेचर में रखती है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा नॉर्मल जो हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर है वो ये हो जाएगा, हम लोग जम जाएंगे। अब ये क्या है, मान लीजिए ये परत है, जितना ज़्यादा परत होगा मोटा उतना ज़्यादा किसी चीज़ को सूखेगा। इसको एक रुमाल की भांति समझिए, एक रुमाल पे पानी गिराइए वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन एक जो कार की सीट होती है उस पर पानी गिराइए उतना ही पानी, तो वो नीचे नहीं गिरेगा, जम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे होता है? एक तो हम पेड़ को धनाधन काट रहे हैं, पेड़ क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है और ऑक्सीजन मुक्त करती है। तो एक तो पेड़ काट रहे हैं हम, लकड़ी जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, और जो भी चीज़ें जैसे कोयला वगैरह जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। CFC बहुत खतरनाक गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बनता कैसे है? तो हम जो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज यूज करते हैं उसमें, हालांकि ठंडा तो पानी करता है, या कोई भी वस्तु उसमें रख दीजिए ठंडा हो जाएगा, लेकिन वो वायुमंडल को गर्म करता है। साथ ही साथ एक और आपका है आपका AC, जो एयर कंडीशनर आप चलाते हैं, बहुत ठंडा, बहुत मजा आता है, लेकिन उसका एक पाइप जाता है वायुमंडल की तरफ यानी खिड़की की तरफ, और वो गर्म हवा देती है। तो इन सब से बचिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। बाकी चीज़ें देखिए यहाँ समझिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी, ये परत क्या होगा? मोटा। तो हमारा जो पृथ्वी पर तापमान आ रहा है उसको ये ज़्यादा ऑब्जर्व करेगी, मतलब शोषित करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए आज का दूसरा प्रश्न आपके समक्ष दिखाता हूं। हमारी आंख के पीछे टिश्यू स्तर की एक पतली परत को क्या कहा जाता है? अ थिन लेयर ऑफ टिश्यू लाइनिंग एट द बैक ऑफ आवर आई इज कॉल्ड एज। श्वेत पटल, कॉर्निया, रेटिना, लेंस। यहां से 2-3 प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताऊंगा ह्यूमन आई से, और वो बार बार कोई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले तो इसका उत्तर दीजिए आप कि हमारी आंख के पीछे टिश्यू स्तर की एक पतली परत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर दीजिए फटाफट। चलिए उत्तर बताइए। देखिए दूसरा का जिनका भी उत्तर आया है C, बहुत ही बढ़िया शानदार उत्तर, रेटिना।
अब मैं आपको इस पिक्चर में जूम करके दिखाता हूँ, इस पिक्चर को जूम इन करूँगा, लेकिन उसके पहले देखिए रेटिना का काम क्या करता है। रेटिना किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है ना, रेटिना ये काम इसका होता है। और हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, रेटिना पर ही केंद्रित होता है कोई भी चीज़, तो देख सकते हैं। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि हम कभी भी जब नेत्रदान करते हैं तो आँख का कौन सा भाग दान करते हैं, तो यह आता है कॉर्निया। आँख का भाग कौन सा दान करेंगे, कॉर्निया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन एक सवाल और उठता है कि आँख का भाई प्रत्यारोपण करिएगा, किसी के आँख में आप इस आँख को लगाइएगा, कॉर्निया को, तो इस प्रत्यारोपण को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कीरेटोप्लास्टी, 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 इसे क्या कहते हैं, कीरेटोप्लास्टी कहते हैं। मतलब हम आँख प्रत्यारोपण करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, कीरेटोप्लास्टी। चलिए मैं आँख को दिखाता हूँ, जूम इन। यहाँ पे देखिए एक ह्यूमन आई है, ठीक है, ये ह्यूमन आई आपको दिख रहा होगा, मैं नीचे भी दिखाता हूँ। यह है आपका पलक जो झपकाते हैं आप, जैसे एक बहुत ही सिंपल सा बचपन में लोग करते थे कि इतना खाएगा बाघ आएगा, कुआं पे जाएगा नहीं डराएगा, बस ताली पीटते थे और आँख की पलकी जो है ये पलक नीचे गिर जाते थे। ये है प्यूपिल यानी पुतली, ठीक है, ये काला वाला। श्वेत पटल, ये जो इधर भी है इधर भी है श्वेत पटल, ठीक है ना। और आइरिस बोलते हैं इस काले वाले, ये पूरे गोले वाले को, ये आइरिस है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये नेत्र कचाव द्रव्य है, ये पूरा ये भरा हुआ। रेटिना, ये पीला वाला भाग जो आपको दिख रहा होगा, पीला वाला, वो है रेटिना, है ना। और ये है आपका लाल वाला दृष्टि पटल, ये भी कभी पूछ सकता है। आँख का नस इसके अंदर दिखेगा आपको, हालांकि ये ऊपर का पार्ट है आँख का नस। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए जो आपको बताया जा रहा था, ये है कॉर्निया यानी नेत्र पटल। ये याद रखिएगा, नेत्र पटल। जेएसएससी कई बार हिंदी नाम पूछता है, तो ये व्हाइट वाला जो ऐसे दिख रहा है ना, ये है नेत्र पटल, ठीक है। लेंस, यही है लेंस, ये शीशा, लेंस मतलब शीशा, ये है ना। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ये है आपका आइरिस, ये वाला पार्ट, ये दोनों जगह आइरिस, ठीक है ना। चलिए तो ये था आँख का बहुत बढ़िया फिगर। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो याद रखिएगा इसमें मैंने क्या क्या बताया। पहला बताया कि आपका जो टिश्यू स्तर का पतली परत है उसको हम रेटिना कहते हैं, और रेटिना पर बनता प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा और वास्तविक, राइट। और हम दान क्या करते हैं, तो दान करते हैं हम कॉर्निया। क्या करते हैं दान, कॉर्निया। कॉर्निया पूछेगा कहाँ है, तो ये वाला चीज़, ये दान हो जाता है। पहले तो पूरे आँख को दान करते थे, लेकिन अब कॉर्निया को केवल दान करते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यह है तीसरा प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है और शानदार तरीके से आप लोग उत्तर दीजिएगा। पूछा गया है पृथ्वी 1 डिग्री में सॉरी पृथ्वी कितने डिग्री 1 घंटे में घूमती है। 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, उत्तर दीजिए फटाफट, उत्तर बताइए। तीसरा का उत्तर बताइए। वाह बहुत शानदार, जिनका उत्तर आया है तीसरा का 15 डिग्री। देखिए सबसे सिंपल, 24 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है, 24 घंटे में घूमती है 360 डिग्री। 1 घंटे में कितना घूमेंगे, 360 बटा 24 कर दीजिए, बराबर 15 डिग्री, ठीक है ना। ये 360 है बटा 24 बराबर 15 डिग्री। यदि मैं कहूँ कि 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी, तो चूंकि 60 मिनट में कितना घूमती है, 15 डिग्री, तो इसका 1/4 कर लीजिए, 60 बटा 4 कर लीजिए, सॉरी 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट लगेगा। 1 डिग्री कितना मिनट में घूमेगी, 4 मिनट में, ये याद रखिएगा। अब आपसे 2-3 चीज़ पूछता हूँ, 2-3 चीज़ बताता हूँ। पृथ्वी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक। और पृथ्वी घूमती कैसे कैसे है, तो ये देखिए, आप जब मैप बनाएंगे तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, यानी पृथ्वी ऐसे घूम रही है। देखिए ये ऐसे, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, याद रखिएगा। पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। बहुत ही शानदार उत्तर। इसका जो सही उत्तर होगा तीसरा का, वो होगा 15 डिग्री। बहुत बढ़िया। चौथा नंबर, एक ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा को क्या कहा जाता है। मैग्मा इरप्टिंग फ्रॉम अ वोल्केनो इज कॉल्ड गैस, लावा, ज्वालामुखी गैस या मोल्टल गैस। चलिए बताइए, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए।
4 का उत्तर बताइए। 4 का जो सही उत्तर होगा, बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया हो बी लावा। अब यहां पे देखिए, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी चूंकि बहुत गर्म है, तो है ना, पृथ्वी बहुत गर्म है और पृथ्वी अपनी गर्मी को, मतलब पृथ्वी का एक तरह से सुरक्षा कवच समझिए ज्वालामुखी। जैसे आप बहुत खा लेते हैं तो पेट वोमिटिंग करते हैं ना आप, तो आपका पेट बिल्कुल या बॉडी कंट्रोल में आ जाता है ना। कभी कभी गर्मी से भी वोमिटिंग होती है बहुत लोगों को, तो ये आपका एक तरह से वोमिटिंग करती है, मतलब ये अपने पृथ्वी अपना टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए ज्वालामुखी विस्फोट करती है। यह आपका है मैग्मा चेंबर, ये मैग्मा चेंबर है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं। देखिए ये मैग्मा है और ये है आपका पाइप वो वाला निकलने वाला, और ये आपका ज्वालामुखी फूट रहा है इसे। यहाँ जहाँ फूटता है इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्रेटर, यानी ज्वालामुखी मुख। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी मुख। और ये जब फूट के निकलता है ना तो इसको हम बोलते हैं लावा, और यही लावा जाके ऐसे परत बाई परत जमता है और कई चट्टानों का निर्माण कर देता है, राइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, लावा। सिंपल सी बात है, यहाँ लावा है ना। चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ अब। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एक ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा को क्या कहा जाता है, इसका जिनका भी उत्तर है बी, बहुत बढ़िया, लावा। चलिए आज का 5वां प्रश्न, एक अंडे देने वाली स्तनपायी, खाली स्थान है पहले, एक खाली स्थान, एक अंडे देने वाली स्तनपायी है, बताइए, नेवला, सेटासिया, मंगूस या क्या है चौथा, प्लेटपस, प्लेटिपुस होगा, प्लेटिपुस, प्लेटपस हिंदी में लिख दिया है प्लेटिपुस। चलिए बताइए, उत्तर दीजिए, 5 का उत्तर दीजिए, आंसर क्या होगा। और ये जो फिगर दिख रहा है उसी फिगर, वो उसी का फिगर है, जो आंसर होगा उसी चीज का ये फिगर भी है। 5 का उत्तर बताइए, शानदार उत्तर, जिनका 5 का भी उत्तर आ गया हो डी, प्लेटिपुस। देखिए प्लेटिपुस है क्या, प्लेटिपुस जो होता है बत्तख जैसा इसका मुंह होता है। देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा होगा बत्तख जैसा इसका मुंह बेचारे का दिख रहा है, ये है ना। और ये ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक स्तनधारी प्राणी है, यहाँ नहीं मिलेगा, भारत में बहुत मतलब नियरेस्ट नहीं मिलता है यहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना, यहाँ मिलता नहीं है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है एक स्तनधारी प्राणी, है ना। तो ये क्या है, प्लेटिपुस। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, एक अंडे देने वाली स्तनपायी, राइट। चलिए आज का 6ठा प्रश्न, पेल्विक में एक नाशपाती के आकार की मांसपेशियों की बोरी है, क्या है वैसा बोरी, बताइए। पेल्विक में एक नाशपाती के आकार की मांसपेशियों की बोरी है, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, उदर, एब्डोमेन, ग्लूटस या स्टोमक, पेट। 6 का उत्तर बताइए, जो सही उत्तर देगा तामशाप। 6 का उत्तर बताइए, शानदार जवाब, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी उत्तर दीजिए फटाफट। देखो 6 का जिनका उत्तर आया है ए, बहुत बढ़िया, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इस फिगर में, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, पेल्विक में एक नाशपाती के आकार की मांसपेशियों की बोरी है। किडनी आपको तो ये तो दिख रहा है ना, ये वाला चीज़ किडनी, ये आपको दिख रहा होगा, ये है सेम के बीच का आकार का किडनी, ये वाला। ये आपका नीचे देखिए ब्लैडर, ये यही है आपका ब्लैडर। और ये किस आकार का बोला था कि एक नाशपाती के आकार का, मांसपेशी होता है इसमें, तो यहीं से आपका फिर ये ब्लैडर है, यानी मूत्राशय कह सकते हैं, फिर यहीं से मूत्र विसर्जन बाहर निकलता है ना। चलिए आज का अगला प्रश्न देखता हूँ, 7 नंबर, नेत्र का कौन सा हिस्सा आंख की पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उत्तर दीजिए आप लोग, फटाफट उत्तर दीजिए। नेत्र का कौन सा हिस्सा आंख की पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करता है, 7 का उत्तर बताइए। इसका जिनका भी उत्तर आया हो ए, बहुत बढ़िया, आइरिस। इसका आंसर क्या होगा, आइरिस। अभी मैंने फिगर में दिखाया था आइरिस है कहाँ, एक बार देख लीजिए फिगर में, आइरिस। अभी मैंने बोला भी था कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये है आइरिस, ये वाला चीज़, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, जिसको बोलते हैं आंख की पुतली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रकाश के व्यवहार और गुणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा गया है, उत्तर बताइए। प्रकाश के व्यवहार और गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स,
लिथोलॉजी, लाइटोलॉजी सॉरी, ऑप्टिकोलॉजी। ये उत्तर बताइए 8 का। शानदार जवाब। बाकी लोग भी दीजिए, कुछ गलत जवाब आ रहा है, देखिए सही जवाब दीजिए। बहुत ही बढ़िया। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्टिक्स, यानी इसे हम कहते हैं हिंदी में प्रकाशिकी। क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। तो 8 का जो उत्तर होगा बहुत ही बढ़िया। प्रकाश के व्यवहार और गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। 9 नंबर, यह हमारे सौर मंडल का निकटतम तारा है। इज द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम। सीरियस, साइरिस या सीरियस, साइरिस बोलता है, सीरियस लिख दिया है। सूर्य, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या अल्फा सेंचुरी। 9 का उत्तर दीजिए। 9वां का उत्तर बताइए। ये एक क्या है? स्टार यानी तारा है, ठीक है। 9वां का उत्तर बताइए। देखिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, लेकिन ये कब होगा? जब आपसे ये पूछता कि पृथ्वी का सूर्य के बाद सबसे नज़दीक तारा, तो होता प्रॉक्सिमा सेंचुरी, राइट। तो ये आपका लगा सकते हैं इसमें वैसे आंसर प्रॉक्सिमा सेंचुरी में, लेकिन ये सही आंसर नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन रहना चाहिए था कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा, तब होता प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। खाली स्थान को एक छोटी मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। को एक छोटी मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या रैम, रोम, एचडीडी या डीवीडी? उत्तर बताइए। छोटी मेमोरी डिवाइस के रूप में किसे हम प्रयोग करते हैं? छोटी मेमोरी डिवाइस के रूप में। रैम, रोम, एचडीडी या डीवीडी? 10 का उत्तर बताइए। शानदार जवाब होगा। मेरे दोनों हाथों से थम्स अप जो सही देगा। बहुत बढ़िया। बाकी लोग सही उत्तर दीजिए फटाफट। 10 का जो सही उत्तर दिया, बहुत बढ़िया। 10 का जो सही उत्तर होगा वो होगा रैम। और रैम क्या है? ये एक क्या है? अस्थाई या अस्थाई? तो ये अस्थाई मेमोरी है। रैम क्या है? अस्थाई। आपने देखा होगा जब आप ये फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें रैम क्या, एक छोटा मेमोरी होता है। 4 GB रैम, 128 GB रोम, या 128 GB मतलब मेमोरी जो होता है आपका, है ना। लेकिन रैम क्या होता है? छोटा होता है, छोटा मेमोरी होता है। और इसे हम वोलेटाइल बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। तो अस्थाई मेमोरी कौन सा होता है? रोम। रोम क्या होता है? अस्थाई मेमोरी या नॉन वोलेटाइल या स्थिर मेमोरी भी बोलते हैं, या परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं रोम को, ठीक है। चलिए 11 नंबर, बहुत बढ़िया। यूरिया का रासायनिक सूत्र बहुत ही सिंपल है, आप लोग उत्तर दीजिए। केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज? चलिए उत्तर बताइए फटाफट। 11 का उत्तर बताइए फटाफट। यूरिया क्या है? जल में अति विलेय है, बहुत जल्दी घुल मिल जाता है जल में, है ना। और रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, खुरदार, जहरीला ठोस पदार्थ है। यूरिया क्या है? थोड़ा जहरीला भी होता है ना। और बहुत शानदार जवाब जिनका 11 का उत्तर आया है, बहुत ही बढ़िया, CH4N2। बहुत बढ़िया, बी उत्तर 11 का जिनका है थम्स अप। 12वें नंबर पे चलते हैं। खाली स्थान दंत चिकित्सा में चांदी, तांबे आदि जैसे धातुओं के साथ पारा के मिश्रित धातुओं का उपयोग किया जाता है। इज यूज ऑफ एलॉयस ऑफ मरकरी विद मेटल्स सच एज सिल्वर, कॉपर, etc। अलमगम, दंत मिश्र, फिलिंग्स या फिक्सचर? उत्तर दीजिए। और यहाँ पे देखिए ये है वही चीज़ जो आपको दिखाया गया है यहाँ पे। ये देखिए, जीभ नहीं, सॉरी, जीभ के पास चला गया तीर, यहाँ पे है ना। बेचारी का दांत खराब हो गया है। चलिए खाली स्थान बताइए। 12 का जिनका भी उत्तर आया है ए, बहुत ही बढ़िया, अलमगम। देखिए अलमगम क्या है? बहुत सारे जो धातु हैं उसके साथ मिश्र धातु हैं, ठीक है। सिल्वर क्या है? सिल्वर जो है, सिल्वर ये अलमगम मिलाया जाता है। जैसे क्या है? दंत चिकित्सा में चांदी, तांबी आदि जैसे धातुओं के साथ पारा के मिश्रित धातुओं का उपयोग किया जाता है। अलमगम जो है दंत चिकित्सा में यूज होता है अन्य धातुओं की तरह। और कभी आपने देखा होगा फीलिंग्स जो करते हैं दांतों में,
वो क्या करते हैं, चांदी का करते हैं, बहुत जगह देखा होगा। तो ये होगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमलगम। बहुत बढ़िया। 13 नंबर, ऑडियो आवृत्ति की एसआई इकाई है। अब मैं इसे यहाँ पे डिटेल्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पूछा एसआई इकाई, तो एसआई इकाई फटाफट बताइए। बहुत ही प्यारा शानदार उत्तर है और बहुत ही सिंपल वे में ये पूछा गया है। 13 का उत्तर बताइए जल्दी से जल्दी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा। वाह, बहुत शानदार जवाब। जिनका उत्तर आया है ऑडियो आवृत्ति की एसआई इकाई, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी दीजिए उत्तर, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हर्ट्ज। क्या होगा, हर्ट्ज। ठीक है, बहुत बढ़िया। 14वें नंबर पे चलते हैं। पेट में खाली स्थान की मौजूदगी पाचन के दौरान एंजाइमों की सक्रियता का कारण बनती है। मतलब पेट में किसकी मौजूदगी होती है पाचन के दौरान जो एंजाइमों को एक्टिव बनाती है? बताइए। HCl, KCl और NaCl और HLC। सही उत्तर दीजिए। शानदार उत्तर जिनका आया है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, ये करता है पेट में जितने भी अटर पटर चीजें जाती हैं आपके पाचन एंजाइम को एक्टिव करती है, और पेट में जीवाणु जो जाते हैं, खराब शराब जीवाणु जो चल जाते हैं, उनको ये मार देती है, बोलती है भागो यहाँ से, है ना। तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं। बहुत बढ़िया। 15 नंबर, एक वर्णक है खाली स्थान जो मानव त्वचा, बाल और आंखों को रंग देता है। इज अ पिगमेंट दैट गिव्स ह्यूमन स्किन, हेयर एंड आईज देयर कलर। केराटिन, फ्लोवोनोइड्स, मेलेनिन या मेलाकाइट? बताइए, उत्तर बताइए। 15 का उत्तर दीजिए। कौन सा वर्णक है बताइए, मानव त्वचा, बाल और आंखों को रंग देता है? बहुत शानदार जवाब। जिनका उत्तर है मेलेनिन। और देखिए मेलेनिन ये हमारा सन स्क्रीन का भी काम करता है, और जो यूवी रेज आते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज आते हैं पृथ्वी पर थोड़े बहुत, उनको ये बचाती है उनसे मेलेनिन। और हमारे त्वचा का रंग, बाल जैसे काले हैं, भूरे हैं, पीले हैं, लाल हैं, अब तो कई कलर के आ गए, और आंखों को रंग देता है। किसी में यदि मेलेनिन की कमी हो जाए या मेलेनिन के मतलब मेलेनिन की अगर मात्रा अधिक हो गई तो त्वचा का रंग काला हो गया और कम होने पर गोरा होगा। तो अगर ये बैलेंस बनाने हैं तो उनको गाजर, पालक, सेब, वे केला, ये सब खाने चाहिए। अगर ये मेलानिन को बैलेंस में रखना है तो आप गाजर, केला, सेब, पालक। और देखो गाजर खाने से आंख आपका बहुत स्ट्रांग बनता है। गाजर हर विद्यार्थी को खाना चाहिए, स्टूडेंट या स्टूडेंटी को, मतलब छात्र छात्रा को, माफ़ कीजिएगा। और गाजर खाने से आंख के लिए सबसे उपयुक्त वो गाजर है, विटामिन ए देता है। और यदि आपको त्वचा या फिर बाल या फिर जो भी चीज़ें हैं, अगर ये सब ठीक रखना है, बॉडी ठीक रखना है, आयरन की मात्रा कंट्रोल में रखनी है, तो सेव और पालक का भरपूर इस्तेमाल करिए। खासकर महिलाएं जबरदस्त इस्तेमाल करिए। चलिए 16वां नंबर पर चलते हैं। मानव हृदय में खाली स्थान कक्ष है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ह्यूमन हार्ट हैव चैम्बर्स। कितने चैम्बर हैं? यहाँ तो मैंने दिखा दिया है, फिगर में ही दिख गए, तो इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत है भी नहीं। चलिए वैसे आंसर आप दीजिए फटाफट। चलिए ये तो आप बताइएगा ही उत्तर, है ना, यहाँ फिगर ही दिखा दिया है सब कुछ। 4 आंसर होगा। बहुत बढ़िया। मानव हृदय में जो कक्ष होंगे वो होंगे 4 कोष्ठी है, 2 आलिंद होंगे और 2 निलय। देखिए दायां निलय, फिर इधर बायां निलय, और ये बायां आलिंद और ये दायां आलिंद, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 4 चैम्बर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, 17वें नंबर पे चलते हैं। किस रोग के लिए व्यापक परीक्षण किया जाता है? विडाल टेस्ट इज डन फॉर विच डिजीज? देखिए अब व्यापक परीक्षण आपको पता नहीं चलता क्या है, लेकिन जैसे ही विडाल टेस्ट दिया आप समझ गए, हा 1-2 बार तो हो ही गया होगा। बहुत लोग का हो गया हो, बहुत लोग का नहीं हुआ होगा, वंचित होंगे, बट जिनका हुआ होगा उनको तो पक्का पता होगा इसमें से आंसर क्या होगा। तो आप आंसर दे दीजिए। डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया 2 जगह लिखा गया ना, वो गलती से लिखा गया है ना। तो फिर है कोलेरा, हैजा। बताइए उत्तर बताइए। 17 का उत्तर दीजिए। पहले वाला में टाइफाइड होगा, है ना, ये डिप्थीरिया नहीं होगा, टाइफाइड। उत्तर दीजिए, इसका टाइफाइड होगा, टाइफाइड यानी आंत्र ज्वर। बताइए
17 का जिनका भी उत्तर आ गया हो, बहुत ही जबरदस्त शानदार थम्स अप। यही तो उत्तर है, आंत्र ज्वर यानी टाइफाइड होता है। टाइफाइड जब होगा तो विडाल टेस्ट किया जाता है और ये एक संक्रामक रोग है ना, बैसिलस टाइफस नामक जीवाणु के कारण ये उत्पन्न होता है। जब खाना पीना ठीक नहीं रखेगा ना तो वो उसी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। खाना पीना ठीक नहीं हो, इधर उधर की खाना पीना पिएंगे तो उससे हो जाती है। दूषित खाना खाने से, दूषित भोजन, दूषित पानी से ये होता है टाइफाइड, है ना। 17 के बाद 18 नंबर, आयोडीन की कमी के कारण बढ़ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। और एकदम सिंपल सा प्रश्न है, बताइए क्या बढ़ता है। आयोडीन की कमी से आप सभी को पता है कि घेंघा या गलगंड या ग्वाइटर रोग होता है, लेकिन आपसे पूछा है कि आयोडीन की कमी के कारण क्या बढ़ सकता है, बताइए। जिगर, थायराइड, मांसपेशी या हड्डी? सब पता होगा आपको। 18 का उत्तर दीजिए, सब लोग उत्तर सही देंगे, मुझे पता है। वाह, शानदार जवाब, बहुत बढ़िया। इसमें तो फिगर में दिखा दिया है ना, मज़ा आ रहा होगा आप। घेंगा रोग, हाँ आयोडीन की कमी से होगा घेंगा रोग, बहुत बढ़िया। जिनका उत्तर आया 18 का बी, थायराइड। अब यहाँ पे देखिए क्या बढ़ेगा थायराइड, इस फिगर में मैं दिखाता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये जो लड़की है, लड़की ही है क्योंकि बाल से तो लग रहा है लड़की है, जो भी है। देखिए यह थायराइड, ये ग्रंथि है जो ये है, जो थायराइड ग्लैंड है, ये अगर आयोडीन की कमी होगी तो कुछ फूल जाएगा, बढ़ जाएगा, फूल के इस तरह से बढ़ने लगेगा और आपको सांस लेने में, बोलने में, मतलब ये निकल जाएगा बाहर की तरफ ऐसे, है ना। फिर धीरे धीरे ये दिक्कत करता है ना। और श्वास नली भी हमारा चूँकि यही है, श्वास नली है, ग्रास नली है, यही है, यही से हम खाना पीना खाते हैं, यही से जाता है और इसी को पकड़ के कैप्चर करने लगता है वो। फिर बाद में ये बहुत विकराल रूप ले लेता है। तो अगर गलगंड है तो वो एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आयोडीन की कमी से ये सब होता है, ठीक है ना। तो ये थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, ये बढ़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, राइट। चलिए आज का 19वां प्रश्न, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या है। यहाँ पे देखिए, अब तो मैंने उत्तर भी दिखा दिया आपको, है ना। चलिए उत्तर बता दीजिए। वैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या है, दिया तो है, सिंपल है ना। 19 का जो आंसर होगा वो होगा कौन सा, सी होगा, डी होगा, ए होगा? ना ना ना, ये सब कुछ नहीं होगा। होगा क्या? एक। बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक बार इसे मैं, ये देखिए हाइड्रोजन, ये वाला पहला वाला, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, प्रोटॉनों की संख्या 1 और परमाणु क्रमांक 1। दूसरे नंबर कौन है? हीलियम। हीलियम में इलेक्ट्रॉन 2, प्रोटॉन 2 और परमाणु क्रमांक 3। उसी तरह लिथियम का 3 है, 3 है, 3 है। तो ये आप एक बार चार्ट स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं या फिर याद कहीं से कर सकते हैं, बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन का याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और नाइट्रोजन का। कार्बन का भी याद रख सकते हैं, कार्बन का 6 है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, परमाणु क्रमांक 6। नाइट्रोजन 7 है, परमाणु क्रमांक 7 है, और ऑक्सीजन 8 है, ऑक्टाट। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे याद रखिए, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीजन क्या है? प्राणवायु है। चलिए 20वां नंबर पे चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न, किस ग्रह को ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न, ग्रीन प्लेनेट बताइए। इस फिगर में तो नहीं पता चलेगा बट बता दीजिए, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, अरुण ग्रह या शनि ग्रह? हरा ग्रह किसे कहा जाता है? विच प्लैनेट इज नोन एज द ग्रीन प्लैनेट? मार्स, विनस, यूरेनस या सैटर्न? 20 का उत्तर दीजिए। शानदार उत्तर, बहुत बढ़िया जवाब। 20 का जिनका भी उत्तर आया हो, बहुत ही शानदार, अरुण ग्रह। अरुण भैया को बोलते हैं हम कि लेटे हुए आप, ये लेटा हुआ ग्रह है ना। और दूसरी बात, ग्रीन प्लैनेट तो मैंने कह दिया कि चलो भाई अरुण ग्रह है। मंगल ग्रह को कहते हैं हम लाल ग्रह, मार्स। शुक्र ग्रह को कहते हैं सांझ का तारा, भोर का तारा। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का मामा, भगना, चाचा, चाची, सब बोल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि बोलना नहीं है, बट शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। शनि काला ग्रह या दुष्ट ग्रह है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, इस सौर मंडल में सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है मरकरी यानी बुध, उसके बाद है वीनस, शुक्र। लेकिन सबसे गर्म ग्रह पूछेगा तो शुक्र। क्यों भाई? इसका जो ये चारों तरफ का आउटर चीज़ है ना, आउटर जगह, मतलब शुक्र के चारों तरफ जो है H2SO4 का और कार्बन डाइऑक्साइड का परत है बहुत भयानक रूप से, तो ये गर्म करता है। और बुध तो है सबसे नज़दीक ग्रह। सबसे दूर कौन सा है? तो ये आपका प्लूटो, राइट। सबसे बड़ा ग्रह तो ये आपका जुपिटर यानी बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। तो चलिए, ये था आपका आज का ये 20 प्रश्न, और ये JSSC द्वारा एग्जामिनेशन में, दारोगा एग्जाम में पूछे गए हैं। एक चीज़ मैं बताता हूँ, सीजीएल का जो लगभग सिलेबस है ना, लगभग दारोगा के पैटर्न पे है, बस कुछ चीज़ों को छोड़ के, ठीक। दूसरी बात समझ लीजिए, जीएस के जितने भी पेपर हों, चाहे वो झारखंड के हों,
चाहे वो कंप्यूटर के हों, चाहे वो जीएस के हों, जनरल स्टडीज, झारखंड, या फिर कंप्यूटर, या फिर सामान्य विज्ञान, ये सारे का सिलेबस सबका एक होता है। चाहे आपका सीजीएल हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, लिपिक हो, हाई स्कूल टीचर हो, सबका सिलेबस लगभग एक होता है। तो चलिए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। और ये वीडियो खासकर ये जो मैंने आपके बीच फोटो लगा लगा के दिखाया, ये कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आपके कमेंट सादर आमंत्रित है। और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।